डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड की इस वीडियोज़ की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए जो हमारा पिछला टॉपिक था एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, इसी को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो पिछले वीडियोज़ के अंदर हमने ऊर्जा आइगन मान, एनर्जी आइगन वैल्यू और एनर्जी जो आइगन फलन है वो हमने कैलकुलेट किए थे। आज हम बात करेंगे प्रायिकता घनत्व और चिरसम्मत सिद्धांत से तुलना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड कंपैरिजन विद क्लासिकल थ्योरी। तो हमने कहा चिरसम्मत यांत्रिकी में क्लासिकल मैकेनिक्स में दोलन कर रहे कण की स्थिति x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी से हम देते हैं। तो जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर जो सरल आवर्त गति पढ़ी थी उसमें हमने सरल आवर्त गति कर रही कण की स्थिति फाइंड आउट की थी। तो स्थिति हम देते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये यहाँ है हमारे पास। यदि v की बात करूँ तो v को हम निकाल लेंगे dx अपॉन dt से, इसका एक बार अवकलन करके हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ओमेगा ए कोस ओमेगा टी। और अब वहाँ हमने ऊर्जा भी कैलकुलेट की थी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या है? ये हमारा जो दोलक है इसका आयाम है, ठीक है, दोलक का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेटर। तो ऊर्जा E इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती है। चिरसम्मत गति में वर्तन बिंदु x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर स्थित है। वर्तन बिंदु जिनको हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब हमने कहा एक कण जो है वो गति कर रहा है, ये इसकी माध्य स्थिति होगी, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इस प्रकार से गति करता है। तो ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये हमने बिंदु बी मान लिया। तो कण इधर गया, इधर से जाकर ए तक पहुंचता है, ए से वापस गति प्रारंभ करता है, इसी प्रकार बी तक जाता है, बी से वापस विपरीत दिशा में गति प्रारंभ करता है। तो ये बिंदु ए और बी पर गति की दिशा जो है वो परिवर्तित होती है, इसलिए इनको हम नाम देते हैं वर्तन बिंदु। तो ये जो हमने मान लिया ये तो ए पर है, ये माइनस ए, और ये हमने ए मान लिया। तो वर्तन बिंदु x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर स्थित है, जहाँ पर जहाँ पर कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू Vx होता है, अर्थात वर्तन बिंदु प्लस माइनस ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 2e अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ होते हैं। तो हमने कहा कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर कैसे हुई, एक बार फिर देख लेते हैं। हमने कहा ये हमारा माध्य स्थिति हो गई, कण इस प्रकार दोलन कर रहा है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। तो हमने कहा कण जब माध्य स्थिति से ए की तरफ गति करता है तो बिंदु ए पर कण जो है वो कुछ क्षण के लिए रुकता है, इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। जब वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, टोटल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो बिंदु ए और बी पर कण की कुल ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। साथ ही माध्य स्थिति पर कण की गति अधिकतम होती है, तो इस स्थिति में कण की कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो हमने कहा चिरसम्मत गति में दोलक के लिए x स्थिति पर dx अंतराल में पाई जाने की प्रायिकता pcx dx उस दूरी में कण द्वारा व्यतीत समय के अंश के बराबर होती है। तो हमने कंसीडर कर लिया एक बार फिर वही चित्र, ये ए ये बी। हमने कहा ये कोई भी विस्थापन है, हमने कहा ये जो है ये अंतराल हमने मान लिया dx। तो हमने कहा इस अंतराल में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है। तो ये प्रायिकता निकालने के लिए हम निकालेंगे इस dx अंतराल को जब क्रॉस करता है तो इसमें समय कितना लगता है, ठीक है। तो जो बिताया गया समय है वही क्या करेगा, प्रायिकता को डिनोट करेगा, ठीक। तो प्रायिकता हमने लिखी है पी सी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 डी एक्स अपॉन वी अपॉन कैपिटल टी।
कैपिटल टी जो है ये आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। आवर्तकाल मतलब कण ने, इसको एक बार आवर्तकाल को भी समझ लेते हैं हम। ये माध्य स्थिति ये हो गया, ठीक है। कण ने अगर मान ले हम यहाँ से गति प्रारंभ करता है तो ये यहाँ गया और यहाँ आया, ये ए से चला बी तक पहुँचा और बी से वापस ए पर आया। तो जो कुल समय लगा वो रिप्रेजेंट करता है इस कैपिटल टी को, जिसको हम टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। अब हमने कहा ये अंतराल था डी एक्स, हमने मान लिया यहाँ इसका वेग जो है वो v है, तो डी एक्स अंतराल को v वेग से पार करने में लगा समय t इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन वी हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया डी एक्स अपॉन वी। अब टू क्यों लिया हमने? टू इसलिए लिया कि यहाँ से चला हुआ एक बार इधर इसको क्रॉस करेगा, फिर एक टाइम पीरियड के लिए वापस आएगा, तो इस अंतराल को कितनी बार पार करता है? 2 बार। तो 2 बार रुकेगा, इस अंतराल में 2 बार रहेगा, 2 बार रहेगा तो 2 बार समय कितना व्यतीत किया? 2t के बराबर। t है हमारा डी एक्स अपॉन, तो ये हमने लिख लिया 2 dx अपॉन वी। अब v जो है v किसके बराबर होता है? सरल आवर्त गति में v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जो है फिर एम्पलीट्यूड हो गया और t जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा के बराबर है। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ रखी, सॉल्व किया तो पी सी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन पाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो चिरसम्मत यांत्रिकी में कण के पाए जाने की प्रायिकता पी सी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स पाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त होती है। तो इसका मतलब इसके अनुसार वर्तन बिंदु टर्निंग पॉइंट्स पर x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पर चिरसम्मत प्रायिकता, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमने निकाली। तो हमने कहा ए रख दिया यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह से प्लस ए रखे चाहे माइनस ए रखें, तो एक्स स्क्वायर से वो प्लस का ही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो गया? 0। 0 से हो गया, प्रोबेबिलिटी जो है हमारी अनंत आ गई। तो हमने कहा इसके अनुसार वर्तन बिंदुओं पर चिरसम्मत प्रायिकता जो है वो अधिकतम होती है। नए चर y इक्वल्स टू एल्फा एक्स का उपयोग करने पर पी सी वाई इक्वल्स टू 1/पाई एल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं क्वांटम यांत्रिकी में। क्वांटम यांत्रिकी में कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व साई एन एक्स की होल स्क्वायर से दी जाती है, अर्थात साई एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो साई एन एक्स हम कैसे निकालेंगे? साई एन एक्स का स्क्वायर ये हम निकालेंगे साई एन स्टार एक्स साई एन एक्स, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर कण की किसी स्थिति x तथा dx अंतराल में पाए जाने की प्रायिकता नए चर y इक्वल्स टू एल्फा एक्स का उपयोग करने पर पी क्यू वाई इक्वल्स टू साई एन वाई का होल स्क्वायर n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 के लिए चिरसम्मत प्रायिकता घनत्व पी सी वाई तथा क्वांटम प्रायिकता घनत्व पी क्यू वाई। पी सी वाई C4 क्लासिकल, Q4 ये Q4 क्वांटम, ये C4 क्लासिकल। तो इन दोनों के हमने चित्र में प्रदर्शित किए। तो हमने कहा n इक्वल्स टू 0 पर क्वांटम यांत्रिकी में प्रायिकता घनत्व साई एन वाई स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 अर्थात x इक्वल्स टू 0 पर अधिकतम प्राप्त होती है, जबकि चिरसम्मत गति में x इक्वल्स टू 0 पर कण के पाए जाने की प्रायिकता न्यूनतम होती है। तो x इक्वल्स टू 0 कौन सा था? ये वाला। यहाँ पर कण क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो बिताया गया समय जो है वो न्यूनतम होगा, तो इसलिए प्रायिकता जो है वो न्यूनतम होती है। चिरसम्मत प्रायिकता वर्तन बिंदुओं पर सर्वाधिक होती है। वर्तन बिंदुओं पर सर्वाधिक क्यों? क्योंकि यहाँ पर v इक्वल्स टू यहाँ पर v मैक्सिमम था, ठीक है, तो बिताया गया समय न्यूनतम होगा, तो इसलिए प्रायिकता न्यूनतम। वर्तन बिंदु पर v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 इसका मतलब वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर बिताया गया समय जो है वो अधिकतम होगा, तो इसलिए चिरसम्मत प्रायिकता वर्तन बिंदुओं पर सर्वाधिक होती है।
n के लघु मानों के लिए चिरसम्मत तथा क्वांटम परिणाम बहुत भिन्न प्राप्त होते हैं। चिरसम्मत यांत्रिकी में कण के वर्तन बिंदुओं से बाहर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है। चिरसम्मत यांत्रिकी में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके हिसाब से कण के वर्तन बिंदुओं से बाहर पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी में वर्तन बिंदुओं के बाहर कण के पाए जाने की प्रायिकता परिमित होती है। यह प्रायिकता जैसे जैसे हम बाहर की तरफ चलते हैं, वर्तन बिंदुओं से बाहर की तरफ चलते हैं, दूरी बढ़ने के साथ में यह तेजी से कम होती है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो साई जीरो एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो पर अधिकतम और फिर यह घटते हुए चिरसम्मत क्षेत्र के बाहर तक चला जाता है। तो हमने कहा ये चित्र हमारा है, तो हमने कहा साई जीरो वाई स्क्वायर, ठीक है। ये डॉटेड लाइन तो है, ये क्लासिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो बोल्ड लाइन है ये क्वांटम प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो चित्र में हमें दिख रहा है कि चिरसम्मत प्रायिकता वर्तन बिंदुओं पर, ये जो -a और +a पर अधिकतम होती है तथा केंद्र पर न्यूनतम होती है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से यहाँ पर हमारे पास वर्तन बिंदुओं से बाहर भी कुछ परिमित प्रायिकता है। इससे बाहर ये जो लाइन डिनोट कर रही है ये इस तरफ डिनोट कर रही है, ठीक है, और अंदर जो है प्रायिकता ये दी पर। तो यहाँ पर प्रायिकता हमें सेंटर पे जो मिलती है वो अधिकतम मिलती है और बाहर न्यूनतम मिलती है, दीवारों पर न्यूनतम मिलती है। अब इसी प्रकार हमने साई वन वाई स्क्वायर के लिए दिखाया। तो हमने कहा ये जो है बाहर कुछ परिमित प्रायिकता, उसके बाद में यहाँ अधिकतम और केंद्र पर न्यूनतम, फिर अधिकतम और फिर न्यूनतम। इसी प्रकार साई टू वाई स्क्वायर के लिए दिखाया। हमने कहा बाहर कुछ परिमित प्रायिकता, अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। तो इस स्थिति में केंद्र पर अधिकतम प्राप्त होती है और चिरसम्मत यांत्रिकी का सभी के लिए सिमिलर पैटर्न आएगा, दीवारों पर अधिकतम और बीच में न्यूनतम होती है। और ये इसी प्रकार साई थ्री वाई स्क्वायर का यहाँ परिमित प्रायिकता, कुछ प्रायिकता, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर n इक्वल्स टू 10 के लिए पीसी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और साई 10x स्क्वायर, इसका मतलब क्वांटम प्रायिकता को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। इसके अनुसार यद्यपि साई 10x स्क्वायर में तीव्र घटबढ़ फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन साई 10x स्क्वायर का औसत मान लगभग उसी प्रकार का प्राप्त होता है जैसा कि चिरसम्मत प्रायिकता घनत्व में पीसी वक्र के लिए है। स्पष्ट है कि n के वृहत मानों के लिए फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ n क्वांटम निकाय का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ क्वांटम सिस्टम, चिरसम्मत निकायों के व्यवहार के सन्निकट अप्रोक्सीमेट प्राप्त होते हैं। यह बोर के संगति नियम, बोहर्स कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के अनुरूप है। तो ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया है, ठीक है। अब हमने कहा दीवारों के ऊपर क्वांटम प्रायिकता अधिकतम, फिर ये धीरे धीरे कम होती है, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, और ये इस प्रकार से चलता है। तो इनका अगर हम एवरेज लें तो ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये चिरसम्मत वाला जो है और क्वांटम प्रायिकता का औसत लगभग समान प्राप्त होता है। तो इसका मतलब n के वृहत मानों के लिए चिरसम्मत सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत जो है वो सन्निकट प्राप्त होते हैं, लगभग समान प्राप्त होते हैं।